हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल पे। और मैं शुभम श्रीवास्तव हाजिर हूं आपके साथ एक और कंसेप्ट ऑफ द डे के साथ। और आज हम जिस कंसेप्ट पे बात करने वाले हैं वो है पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये है हमारे चैप्टर सॉलिड स्टेट से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे कई तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और कई बार सवाल पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। सो प्लीज़ इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। बहुत ही कम समय में मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको देके जाऊं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो आप सभी लोग तैयार होंगे, आ जाइए जल्दी से क्लास में और स्टार्ट करते हैं आज का ये कंसेप्ट ऑफ द डे, है ना। और मैं इतना तो इंश्योर कर सकता हूं आपको कि ये क्लास करने के बाद आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, और वो ये है कि प्लस पे, अनअकैडमी प्लस पे हमारा एक क्रैश कोर्स चल रहा है, दैट इज उम्मीद क्रैश कोर्स, जो कि है नीट 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। और यहां पर हम आपके लिए लेके आए हैं 45 दिनों में ही सारे चैप्टर्स को कवर करने का एक प्लान, ठीक है। तो आपकी सारी क्लासेस यहां पर हो रही हैं, मटेरियल मिल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, और ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है 25 अप्रैल से ही। तो अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही यूजफुल है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये बहुत ही कम दाम में आपको मिल रहा है, ओनली 239 रुपीज में आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। तो जाइए अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, और ये कोड, अगर आपको 239 में ये कोर्स चाहिए तो आप कोड ANAND यूज करना ना भूलें, ठीक है। ये जरूर यूज कीजिए। प्लस पे आप देख ही रहे हैं कि रेगुलर क्लासेस तो हो ही रही हैं, साथ ही साथ आपके जो टीचर्स हैं आप उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करके उनसे सवाल पूछ सकते हैं, आपका कोई डाउट है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, है ना। आधा पिज्जा भी नहीं आएगा 239 रुपीज में, डोमिनोज का बढ़िया वाला, ठीक है। तो प्लीज इसको जाओ जल्दी से लो, है ना, और इसका फायदा उठाओ। इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है वो इमीडिएटली जाके आनंद मनी 001 को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर आपको जितनी भी क्लासेस यहां हो रही हैं उन सब से रिलेटेड जो PDF होता है, मटेरियल होता है, क्लासेस की इंफॉर्मेशन होती हैं, स्ट्रेटजीज वीडियोस होते हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। सो प्लीज अपडेटेड रहने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दिया हुआ है, और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है आप जाके इस चीज को लिख करके सर्च कर लीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, आज का कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, जो कि है पैकिंग इफिशियंसी। सो लेट अस स्टार्ट। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, पैकिंग इफिशियंसी। ओके, सो पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या है। तो देखो, कोई भी अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, ठीक है, सो ऑब्वियसली सॉलिड किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है। और उन यूनिट सेल्स में जो हमारे कंट्रीब्यूटिंग एटम्स होते हैं, यूनिट सेल क्या है, एक मतलब हाइपोथेटिकल स्पेस है ना, या एम्प्टी स्पेस है यूनिट सेल। यूनिट सेल में क्या होता है, एटम्स उन पोजीशंस को ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है। ऐसे हमने क्या कर लिया कि यूनिट सेल क्यूबिक है तो क्यूब हमने देख लिया कि क्यूब है, उस क्यूब के कॉर्नर पे एटम रख दिया, ये कर दिया, इस तरीके का अरेंजमेंट है। तो यूनिट सेल में जितने भी कंट्रीब्यूटिंग एटम्स हैं, क्या वो उस यूनिट सेल का 100% स्पेस ऑक्युपाई कर रहे होते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि अगर ये क्यूब है और इसके कॉर्नर्स पे मैं केवल और केवल यूनिट सेल लगा दूं, एटम्स को रख दूं, तो क्या इस कमरे का पूरा स्पेस ऑक्युपाई हो जाएगा। अगर आप अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं तो आप बॉल्स ले लीजिए, प्लास्टिक बॉल्स आती हैं, प्लास्टिक बॉल्स ढेर सारी रख लीजिए और उनको एकदम सटा के रखिए, पास पास रखिए, एकदम जितना आप क्लोज उनको रख सकते हैं क्लोज रखिए। आप देखेंगे कि ये जो दो बॉल्स थी, है ना, इनको मैंने रखा, पास पास रखा, लेकिन ये कंप्लीट स्पेस को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। यहां अभी भी ये स्पेस क्या है, छूटा हुआ, ये स्पेस छूटा हुआ, ये स्पेस छूटा हुआ, ये स्पेस छूटा हुआ है। तो यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी सॉलिड में जब हम अरेंजमेंट करते हैं एटम्स का, यूनिट सेल में जब हम एटम्स को रखते हैं, तो वो एटम्स 100% स्पेस को ऑक्युपाई नहीं कर पाता है।
कुछ ना कुछ स्पेस वहां पर क्या होता है, छूट जाता है, और इसी से पैकिंग इफिशियंसी डिफाइन होती है। अब पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होने का मतलब यह हुआ कि हमारे उस अरेंजमेंट में गिवन यूनिट सेल का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हुआ, यूटिलाइज हुआ। और अगर पैकिंग इफिशियंसी कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनिट सेल दिया हुआ था उसमें गिवन वॉल्यूम को जो एटम्स हैं, कंट्रीब्यूटिंग एटम्स हैं, वो पूरी तरीके से अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो पैकिंग इफिशियंसी इज ऑलवेज गिवन बाय द फॉर्मूला, पैकिंग इफिशियंसी इज ऑलवेज गिवन बाय द फॉर्मूला स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल V। नाउ व्हाट इज स्मॉल v? स्मॉल v है टोटल वॉल्यूम ऑफ contributing atoms in the unit cell। ठीक है, और कैपिटल V क्या होता है, कैपिटल V इज टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, अभी हम समझाते हैं, डिटेल में चलते हैं। तो पैकिंग इफिशियंसी अगर परसेंटेज में देनी हो तो क्या करोगे, परसेंटेज में भी लिखा जा सकता है। जस्ट आपको क्या करना होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, जहां पर स्मॉल v और कैपिटल V का मतलब क्या है, वही है जो अभी पिछले मैंने लिखा, ये जो लिखा हुआ है स्मॉल v और कैपिटल V। सो ये छोटा सा कंसेप्ट है ये पैकिंग इफिशियंसी का। सिंपल शब्दों में कहें तो यही है पैकिंग इफिशियंसी। बट अब जब हम चैप्टर में घुसते हैं, ठीक है, तो हमको डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उन डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स की इफिशियंसी निकालने के लिए, पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए हमको उनका अरेंजमेंट पता होना जरूरी है। कैसे, आइए एक एक केस को ध्यान से चल के देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि पैकिंग इफिशियंसी ऑफ अ सिंपल क्यूबिक, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले तो यह देखना होगा, दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है कि पहली चीज कि किसी यूनिट सेल में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स किस तरीके का है, और दूसरी चीज उस यूनिट सेल में लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। तो अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बड़े बड़े टर्म्स आप क्या बोल रहे हैं, लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, समझ आ जाएगा। अभी देखो, ध्यान से देखो। अगर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं तो मैं अभी यहां फिगर अगर बनाऊं आपके लिए, देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर बात की जाए तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ऐसा कुछ होता है कि एक क्यूब है और इस क्यूब के सारे जो कॉर्नर्स हैं वो ऑक्युपाइड होते हैं। ठीक है, यहां पर केवल और केवल किसकी ऑक्युपेंसी होती है, कॉर्नर्स की ऑक्युपेंसी होती है। ठीक है, और अगर मैं किसी एक एज को जूम करके देखूं तो एज की पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है कि ये जो एटम है ना, वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। जो एडजेसेंट कॉर्नर्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, कॉर्नर पे रखे हुए जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। मतलब इसको और अच्छे से मैं अगर बनाऊं तो ये ऐसे ना लिख के मुझे ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन वो गंदा दिखेगा इसलिए मैंने नहीं बनाया। ठीक है, वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो यहां पर जो एज है वो पूरी तरह ऑक्युपाइड है। तो हम क्या क्या देखें, यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी निकालने से पहले हमको अरेंजमेंट देखना है। और अरेंजमेंट में हमें क्या समझ आया कि इन दिस यूनिट सेल, पहली चीज हम क्या लिखेंगे, इन दिस यूनिट सेल ऑल द एटम्स या ऑल द कॉर्नर्स, ठीक है, ऑल द कॉर्नर्स बोलेंगे, all the corners are occupied by atoms। ठीक है, केवल और केवल कॉर्नर ऑक्युपाइड होते हैं। ठीक है, और दे आर इन सच अ वे that
एडजेसेंट कॉर्नर एटम्स टच ईच अदर। ठीक है, एडजेसेंट कॉर्नर एटम्स टच ईच अदर। तो देखो अब इससे क्या फायदा मिल रहा है, मैं ये क्यों बता रहा हूं। सो लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पहले तो बता देता हूं। लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब होता है लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब होता है कि किसी भी यूनिट सेल में वो एलिमेंट या वो लाइन, ठीक है, अब वो डिफरेंट यूनिट सेल में अलग अलग हो सकता है, किसी में बॉडी डायगोनल हो सकता है, किसी में फेस डायगोनल हो सकता है, वो लाइन जो 100% ऑक्युपाइड हो, किसी लाइन, कोई ऐसी लाइन किसी यूनिट सेल की जिसको एटम ने पूरी तरीके से कवर कर रखा हो, उसको हम लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? इट इज द लाइन इन अ यूनिट सेल, मैं दिख रहा होगा सबको कि नहीं, हाँ, इन अ यूनिट सेल which is 100% occupied by the atoms of unit cell। इसको लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। तो भाई सिंपल क्यूबिक में लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हुआ? सिंपल क्यूबिक में लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हुआ? यहां पर लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज एज। ठीक है, जो एज है वही क्या है? लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। मैंने शुरू में दिखा दिया, तो अभी सबको समझ आ गया होगा, तो आगे की चीजें समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो कैसे अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए इतनी चीजें अगर आपको आती हैं तो आप आराम से निकाल लोगे। और इसके अलावा और क्वेश्चन क्या पूछता है, लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की जरूरत है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए, और लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अगर आपको पता है तो आप एज लेंथ और एटम का जो रेडियस है उसमें भी रिलेशन निकाल सकते हैं, और बिना उसको निकाले आगे बढ़ना भी नहीं है। सो सी नाउ कम टू द पॉइंट कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी फिर यहां पर। ठीक है, व्हाट विल बी द पैकिंग एफिशिएंसी, है ना। पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? पैकिंग एफिशिएंसी हमने बताया आपको, वॉल्यूम ऑफ द ये और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट्स, कैपिटल वी। सो सिंस फॉर क्यूबिक यूनिट सेल, कैपिटल वी क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। अगर ए क्या है? एज लेंथ है। मैंने ए क्या के ले लिया है? ए इज द एज लेंथ, और ये ले लेता हूं रेडियस ऑफ द एटम आर है। ठीक है, तो वी क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। सिंस लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज एज, इसलिए जो 2r होगा वो a के बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ, ये तो क्लियर है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सिंपल क्यूबिक में रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होता है, ये आप बता दीजिएगा। ठीक है, ओके, v निकल गया। अब स्मॉल v क्या होगा? स्मॉल v इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, है ना, इन द यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। ये होगा कि नहीं होगा? और सिंपल क्यूबिक में कंट्रीब्यूशन कितने का आ रहा है? देखो चारों कॉर्नर ही, आठों कॉर्नर ही केवल ऑक्युपाई हैं। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो एक हुआ कंट्रीब्यूशन, कितना हुआ? 1 हुआ। और जो हम एटम लेके चल रहे हैं वो क्या है? स्फेरिकल है, और जिसका रेडियस क्या है? स्मॉल r है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो ये हो जाएगा स्मॉल v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। दैट इज वाई पैकिंग इफिशियंसी विल बी क्या? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, क्योंकि कैपिटल वी तो ए क्यूब आ चुका है। कैपिटल वी हमने अभी देखो ए क्यूब निकाला हुआ है यहां पर। ओके, अब देखो आर और ए जब तक एक ही तरीके के नहीं होंगे, हम तब तक कुछ कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। तो यार हमको आर की वैल्यू रखनी होगी,
और r की वैल्यू क्या आई है, a/2 आई है, तो आप रख दीजिए 4/3 पाई a/2 का होल क्यूब इंटू 1/a³ है ना। इसको कैलकुलेट किया तो ये कितना आया, 4/3 पाई a³ डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1/a³, a³ से a³ कैंसिल, ठीक है, और 4 से ये 2 टाइम्स हो जाएगा। सो इट इज कमिंग आउट टू बी π/6, π/6। और परसेंटेज में अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, पाई का वैल्यू होता है 3.14 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100%, और ये आ जाएगा तकरीबन 314 डिवाइडेड बाई 6, 6×25 30 और 6 गुना के 12, 6 × 18 है ना, 18 इतना परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इतनी आ रही है, ठीक है। सो ये होता है सिंपल क्यूबिक का। हमने सिंपल क्यूबिक का आपको लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बता दिया, ए और आर में रिलेशन बता दिया, ठीक है, कंट्रीब्यूशन भी बता दिया, और इसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी भी निकाल के दिखा दी। अब आपके जो दो और इंपॉर्टेंट यूनिट सेल्स हैं उनके बारे में भी आइए बात कर लेते हैं। अब जैसे मैंने यहां ज्यादा टाइम दिया तो वो आपको बड़े आराम से समझ में आएंगी चीजें। देखिए अगला अगर हम देखें हमारा है फॉर एफसीसी, आइए एफसीसी के लिए देखते हैं। तो अब मैं फिगर नहीं बना रहा, आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो कि सारे अरेंजमेंट कैसे होते हैं, है ना। देखिए और विजुलाइज हो जाएगा आपको। देखिए एफसीसी में क्या होता है, all the corners are occupied, all the corners are occupied, ठीक है, कॉर्नर सारे के सारे ऑक्युपाइड है, या बना ही लेते हैं, 2 मिनट तो लगेगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। देखिए ये अगर मैं एफसीसी बोलूं तो एफसीसी में क्या होता है ना बेटा, देखो कॉर्नर्स ऑक्युपाई होते हैं सारे के सारे, और इसके अलावा जो फेस सेंटर्स हैं, है ना, ये फेस सेंटर्स ये भी ऑक्युपाइड होते हैं, ठीक है, फेस सेंटर्स और कॉर्नर्स ऑक्युपाई होते हैं। सो ऑल द कॉर्नर्स आर ऑक्युपाइड एंड ऑल द फेस सेंटर्स आर ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड, पहला पॉइंट विजुलाइज हो रहा होगा। और दे आर अरेंज्ड in such a way that each adjacent face centers, ठीक है, adjacent face centers touch each other and the corner atoms touch adjacent face centers। मतलब समझ रहे हो, ये देखो अगर नहीं समझ आ रहा है तो ये देखो, ये जो कॉर्नर है ना, ये इसको भी टच कर रहा है, ठीक है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, और इधर जो होगा उसको भी टच कर रहा होगा, ठीक है, और ये वाला कॉर्नर है ये भी इसको टच कर रहा है। तो लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो गई, ये वाली हुई ना, कि क्योंकि ये इसको भी टच कर रहा है, ये इसको भी टच कर रहा है, ठीक है, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। और ये सारे के सारे जो फेस सेंटर हैं, जैसे ये वाला फेस सेंटर अपने बगल वाले फेस सेंटर को भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है, खाली सामने वाले को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि द लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज फेस डायगोनल, और इफ द एज लेंथ इज a, तो फेस डायगोनल कितना होता है, √2a होता है, विच इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, √2a, फेस डायगोनल क्या होता है, √2a होता है ना भाई। ये देखो अगर ये a है ये भी a है, तो ये फेस डायगोनल क्या होगा, √2a होगा। और ये एक एटम हो गया, ये पूरा एटम हो गया, और ये कॉर्नर एटम हो गया, तो इसका रेडियस r, इसका डायमीटर 2r और इसका रेडियस r, जो कॉन्साइड कर रहा है कितना टोटल r हो गया, 4r हो गया। तो इट मींस इन दिस केस
अंडर रूट 2a इज इक्वल टू 4r. So we can write r is equal to अंडर रूट 2a बाई 4, या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, a बाई 2√2. ठीक है. और कंट्रीब्यूशन कितने का आ रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स टू द यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले भी बता चुके हैं. कंट्रीब्यूशन 4 का आएगा. कैसे 4 का आएगा, कॉर्नर का 8 ऑक्युपाइड है तो 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 आ गया. और 6 फेस सेंटर हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 3. 3 + 1 दैट इज 4. नाउ इफ वी गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग इफिशियंसी क्या आ जाएगी, स्मॉल v बाई कैपिटल V, यही बताए थे अभी. और स्मॉल v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 4 एटम्स हैं, एक का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, और कैपिटल V क्या है, स्मॉल a क्यूब है ही. ठीक है. सो हम वैल्यूज को अगर पुट कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 4 × 4/3 पाई, r की वैल्यू क्या रखी है, a/2√2 क्यूब इंटू 1/a क्यूब. तो ये a क्यूब से a तो कट जाएगा. अब ये हो गया 4 × 4 पाई डिवाइडेड बाई 3, 2 का क्यूब होता है 8 और √2 का क्यूब होगा 2√2. ठीक है. तो 4 4 जा 16 और 8 2 जा 16, ये तो कैंसिल हो गया. ये आ गया π/3√2. और इसी को अगर परसेंटेज में निकालोगे तो आ जाएगा 314 डिवाइडेड बाई 3√2. ये आता है अप्रोक्सीमेटली 74% के आसपास आता है, अप्रोक्सीमेटली 74% के आसपास आता है. कैलकुलेट करके देख लेना. ठीक है. अप्रोक्सीमेटली 74% आता है. ठीक है. सो दिस इज द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ क्या चीज, दिस वाज द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ FCC. अब आओ लास्ट देख लेते हैं, लास्ट जो तुम्हारे लिए मेनली इंपॉर्टेंट है दैट इज BCC ना. तो फॉर BCC अब और आसान हो गया. BCC अरेंजमेंट कैसा होता है, एक हमारे पास क्यूब होता है, ठीक है, इस तरीके का है ना, क्यूब है ये. और इस क्यूब में अरेंजमेंट किस तरीके के होते हैं, अरेंजमेंट इस तरीके के होते हैं कि कॉर्नर्स ऑक्युपाइड होते हैं सारे के सारे, और क्या ऑक्युपाई होता है, और बॉडी सेंटर ऑक्युपाई होता है. तो यहां पे जो अरेंजमेंट है इन BCC, ठीक है, all the corners and body center are occupied by atoms. ठीक है. इसके अलावा अब इनका अरेंजमेंट किस तरीके का होता है, जैसे यहां मैं फिगर में दिखा रहा हूं तो मैं आपको एग्जैक्टली वो नहीं दिखा पा रहा हूं कि कौन किसको टच कर रहा है. तो यहां जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि ये जो बॉडी सेंटर है ना, ये सारे के सारे कॉर्नर्स को क्या करता है, टच करता है. ठीक है. सो दे आर अरेंज्ड in such a way that the body center touches all the corners. ठीक है, टचेज ऑल द कॉर्नर्स. और जब ये ऑल द कॉर्नर्स को टच कर रहा है तो इसका मतलब लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हुई, इफ यू लुक एट द बॉडी डायगोनल, सो बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगा, ये कॉर्नर एटम हो गया, ये बॉडी सेंटर हो गया, ये कॉर्नर एटम हो गया. सो ये पूरी तरीके से क्या है, ऑक्युपाइड है. यहां मैंने क्या लिखा था, लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फेस डायगोनल. ठीक है, हाँ सही लिखा था. तो यहां पर लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी, सो हियर द लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच is body diagonal. ठीक है. और बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3 होता है. कैसे √3 होता है, देखो अभी तुमने देखा कि ये A है, ठीक है, दिस इज A, एज लेंथ है A, तो ये हो जाएगा √2A, ये हो गया A, तो ये A है और ये √2A है, तो
तो ये जो डायगोनल आएगा ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अगर अभी भी नहीं समझ आया, देखो दिस इज योर एज है ना, जो कि ए है, और ये क्या है, दिस इज फेस डायगोनल √2a, और आप किसको मिला रहे हो, इसको मिला रहे हो बॉडी डायगोनल के लिए, तो यानी कि ये कितना आएगा, √3a आएगा। सो √3a इज इक्वल टू 4r, r एक कॉर्नर का, r दूसरे कॉर्नर का, और बीच में जो बॉडी सेंटर है उसका क्या, 2r, तो दैट इज इक्वल टू 4r। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, रेडियस और एज में √3a/4। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। और नेक्स्ट चीज, कंट्रीब्यूशन कितने का आ रहा है, ये तो ऑलरेडी पढ़ाया गया आप लोगों को। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 100% 1, और कॉर्नर 8 का 8 है, 8 ऑक्युपाइड है, और 1/8 एक का होता है, तो इसका भी कंट्रीब्यूशन 1, सो 1 + 1 2 आ गया, टोटल कंट्रीब्यूशन इज 2। नाउ वी कैन गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। सो इफ वी गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू स्मॉल v/v, और कंट्रीब्यूशन 2 का है, एक का वॉल्यूम होता है 4/3 πr3, और हमारा क्यूबिक है तो इट विल बी a³। नाउ पुट द वैल्यू, 2 × 4 × पाई डिवाइडेड बाई 3 a³, और r की वैल्यू कितनी आई हुई है, √3/4a, यही आया है ना, 3/4a³। तो a³ से a³ कट गया, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 × 4 पाई डिवाइडेड बाई 3, √3 का क्या आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, 4 × 4 × 4 है ना, 3 से 3 कैंसिल आउट, और 4 से 4 कैंसिल आउट, और इससे ये 2 टाइम्स। सो ये आ गया √3 π/8, और परसेंटेज में निकालोगे तो ये आ जाएगा √3 × 314 डिवाइडेड बाई 8, इट कम्स आउट अप्रोक्सीमेटली 68%। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या क्या पता चला हमको, कि सिंपल क्यूबिक की होती है अप्रोक्सीमेटली 52% है ना, FCC की कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 74%, BCC की कितनी आ गई, 68%। ठीक है, ये सब हमने क्या निकाला, पैकिंग इफिशियंसी। वी आर डन विद दिस पैकिंग इफिशियंसी। ओके, इसके अलावा SCP भी होता है, SCP का कैलकुलेशन मैं नहीं कराऊंगा, इट इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 74%, ये याद रखिएगा, SCP का कितना होता है, 74% होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, कभी कभी घुमा के पूछ देता है कि पैकिंग इफिशियंसी है, अब एम्प्टी वाइड स्पेस कितना होगा, वाइड स्पेस या फिर एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा। सो भाई परसेंटेज में लेके चल रहे हो, जो बचा वही तो एम्प्टी स्पेस हो गया। तो वाइड स्पेस या एम्प्टी स्पेस अगर हम सिंपल क्यूबिक में देखें, सो अगर 52% ऑक्युपाइड है, सो 100 में से उतना घटा दो, अप्रोक्सीमेटली 48% क्या होगा, वाइड स्पेस होगा। उसी तरीके से FCC और SCP में 74% अगर ऑक्युपेंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी है, तो जो वॉइड होंगे, एम्प्टी स्पेस होगा, वो कितना हो जाएगा, 100 - 74 दैट इज 26%, और BCC में यही चीज कितनी हो जाएगी, 100 - 68 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 32%। ठीक है, अब इससे बाहर सवाल नहीं आने वाला आपका। ठीक है, एक और बात हम अभी बताएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन कराने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आप, पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड ही। ठीक है, तो अभी देखिएगा, तो ये मैंने आप लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है डिटेल में करा दिया, हर एक तरीके का आपको रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन भी बता दिया। अब आइए कुछ एक सवाल देखते हैं जो पिछले सालों में पूछे गए। ठीक है, ये है सवाल 2007 में पूछा गया। अब इसमें अगर टाइम लगाओ तुमसे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी अभी कराए हैं। क्या कराए थे हम, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूब इज टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड, यानी कि पैकिंग इफिशियंसी पूछ रहा है। तो पैकिंग इफिशियंसी सिंपल क्यूबिक की हमने क्या निकाली थी, अभी सिंपल क्यूबिक के लिए क्या निकाला था, π/6 निकाला था कि नहीं, दिख रहा है सबको, π/6 निकाला था। तो हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, सीधा आंसर मार्क करके चले आना है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्यूबिक में π/6 होती है एफिशिएंसी, या इसी को और क्या कहते हो, 52.3% है ना, या मोर और लेस 52% तो ये मैंने करा दिया था, देखो 2007 में पूछा गया है। आओ अगला सवाल देखते हैं।
इफ ए इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब, क्या क्वेश्चन कह रहा है? इफ ए इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर एटम एंड वन कॉर्नर ऑफ द एटम इन द क्यूब विल बी। 2014 में पूछा गया सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। तो देखो इसको समझा देता हूं तुम लोगों को। देखो ये एक क्यूब है, ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना। देखो दिस इज अ क्यूब, है ना, क्यूब बना दे, ये क्यूब बन गया। अब ये क्या कर रहा है कि एज लेंथ कितनी दी हुई है? ए इज द एज लेंथ, सी ये एज लेंथ ए दी हुई है। अब द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम, मतलब कि ये वाला, ठीक है, और वन कॉर्नर, एक कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी? तो भाई मेरे जो भी बॉडी डायगोनल होगा, ठीक है, अगर हम इस दूरी को x मान लें, हमसे x पूछा जा रहा है, सो x इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल बाई 2 होगा कि नहीं होगा? लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल बाई 2। कैसे होगा समझ आ रहा है ना? कैसे बताया मैंने कि ये आपसे बॉडी सेंटर है ना, बॉडी सेंटर एटम एंड वन कॉर्नर ऑफ द एटम, वन कॉर्नर ऑफ द एटम का दूरी पूछ रहा है, और बॉडी सेंटर से सारे कॉर्नर की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। तो यार कैसे निकालोगे? ये बॉडी डायगोनल पे ही लाई कर रहा है, बॉडी डायगोनल के सेंटर पे बॉडी सेंटर होता है, तो बॉडी सेंटर का हाफ, जो बॉडी डायगोनल का जो हाफ होगा उसी लेंथ को तुमसे पूछ रहा है। और बॉडी डायगोनल कितना होता है? बॉडी डायगोनल होता है √3a। सो ये हो जाएगा अपना x कितना? √3a/2। √3a/2 कहाँ दिखाई दे रहा है हमको? ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतने डिटेल में समझा दिए हैं कि उसी में से सवाल आता है घूम फिर के, और कहीं से सवाल नहीं आता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो द वैकेंट स्पेस इन बीसीसी लैटिस यूनिट सेल इज, और ये दो बार पूछा गया, 2015 और 2018 दो बार पूछा गया। देखो रिसेंटली, और अभी अभी मैंने बताया, अभी जस्ट ये खत्म किया, क्या बताया? एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस बीसीसी में कितना होता है? 32% होता है। क्यों? क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 68% होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी साफ साफ दिखाई दे रहा है, हमको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे होगा मैंने डिटेल कर दिया है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन एलिमेंट हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर, an element has a BCC structure with a cell edge of 288 p, the atomic radius is, तो बहुत आसान है यार, है ना। A आपको दे रखा है कितना? 288 पिकोमीटर। और अभी मैंने आप लोगों को यहाँ क्या पढ़ाया है कि BCC में रेडियस और एज लेंथ में क्या होता है? √3a/4 का रिलेशन होता है। सो इफ A इज गिवन, तो R क्या हो जाएगा? √3a/4 हो जाएगा। So the answer will be √3/4 into 288 पिकोमीटर्स, जो कि हमको कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, और वो रिसेंटली 2020 में पूछा गया सवाल है। सो यहाँ पैकिंग इफिशियंसी में आपकी 2-3 चीजें क्लियर हो रही हैं। लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पता चल रहा है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन भी पता चल रहा है ना, पैकिंग इफिशियंसी बता पा रहे हैं, एम्प्टी स्पेस बता पा रहे हैं, रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है ये भी बता पा रहे हैं। सो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जो रिसेंट में पूछे गए। मैं बस ये क्वेश्चन इसलिए लाया था ताकि मैंने जो पढ़ाया वो कितना यूजफुल होने वाला है आपके एग्जाम के लिए वो बताने के लिए था। ठीक है, अब देखो एक चीज मैंने बोला था ना अभी अभी कि तुम लोगों को एक और चीज बताने वाला हूं मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करा दिए, एफसीसी, वीसीसी, सिंपल क्यूबिक, एससीपी, सारा कुछ बता दिया पैकिंग एफिशिएंसी। बट अगर तुमसे पूछा जाए कि ये बताओ लीस्ट पैकिंग इफिशियंसी किस सॉलिड की होती है, तो बहुत लोग का जवाब आ जाता है सिंपल क्यूबिक। ठीक है, सो इसीलिए मैं ये चीज अलग से बता रहा हूं। लीस्ट पैक्ड सॉलिड, है ना, या फिर सॉलिड विथ लीस्ट पैकिंग इफिशियंसी, and the answer is डायमंड। ठीक है, कार्बन का होता है डायमंड होता है,
नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, ऐसा क्यों हो गया डायमंड? आंसर इज डायमंड। डायमंड की पैकिंग एफिशिएंसी सबसे कम होती है। कितनी होती है वो मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। सी देखो यहां पर क्या होता है, अगर मैं एक क्यूब बनाऊं, ठीक है, इफ आई ड्रॉ अ क्यूब, है ना, तो डायमंड में क्या होता है ना कि ऑक्यूपेंसी जो होती है कार्बन एटम्स की वो कॉर्नर्स पे होती है ना, मतलब कि ये इन पोजीशंस पे, कॉर्नर्स पे और ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे, ठीक है, दे आर एट ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। सो इन डायमंड, इन डायमंड, ठीक है, कार्बन एटम्स फॉर्म एफसीसी, एफसीसी, ठीक है, एंड carbon atoms are also present on alternate tetrahedral words, ठीक है। इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमंड यूनिट सेल, बताओ कितना होगा भाई। एक तो ये क्या बना रहा है, एफसीसी बना रहा है, तो 4 तो वही हो गए। और टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होते हैं, 8 होते हैं। ऑल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के कर रहा है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड कितने ऑक्युपाई कर लिया, 4। और टेट्राहेड्रल वर्ड की कंट्रीब्यूशन क्या होती है, 100% होती है। तो टोटल कितने कार्बन एटम्स हो गए डायमंड के एक यूनिट सेल में, 4 टेट्राहेड्रल वर्ड वाले और 4 का कंट्रीब्यूशन जो यूनिट सेल बना रहे हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इज 8। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि यहां पर जो लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होती है, ये गलती मत करना, ठीक है। एफसीसी में लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होती है फेस डायगोनल, है ना, लेकिन यहां पर जो लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होती है, ध्यान से देखो कि अब ये जो है ये वाला, ये फेस सेंटर को टच नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, फेस सेंटर्स पे भी होते हैं, फेस सेंटर पे भी होते हैं, ये बना लेना, ठीक है, फेस सेंटर्स पे भी होते हैं। तो ये इसको टच नहीं कर रहा होता यहां पर। अब ये जो फेस सेंटर है ना, दिस इज नॉट टचिंग द एडजेसेंट फेस सेंटर, ये टच कर रहा है किसको, टेट्राहेड्रल वॉइड वाले को केवल, ठीक है। ये टच कर रहा है इसको, ये टच कर रहा है इसको, ये टच कर रहा है इसको। सो यहां पर लाइन ऑफ जो क्लोजेस्ट अप्रोच है दैट इज हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल, ठीक है। हियर द लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, line of closest approach is half of the body diagonal. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बॉडी डायगोनल होता है √3a, हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल हो गया √3a/4, और ये हो गया 4r, ठीक है। टोटल 4r हो जाएगा ना, r 2r एंड r, ठीक है। तो हाफ ऑफ द, तो इसलिए यहां जो r और a में रिलेशन आता है वो आता है r इज इक्वल टू √3a/8, r इज इक्वल टू √3a/8 इज द रिलेशन। दिख रहा है सबको, ठीक है। अब इस रिलेशन की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, पैकिंग इफिशियंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो पैकिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगी, पैकिंग इफिशियंसी विल बी इक्वल टू स्मॉल b बाई कैपिटल V a क्यूब ही होगा, ठीक है। और 8 है, 8 का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, और r का रिलेशन हम क्या निकाले हैं, 8 इंटू 4/3 इंटू 1/a क्यूब पाई, है ना। और फिर इसके बाद क्या निकाला है भाई, r का रिलेशन क्या निकाला है, √3a/8 क्यूब, a क्यूब से a कट जाएगा, ये आ जाएगा 8 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 3√3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, है ना, इंटू 100 परसेंटेज में निकाल लो, ठीक है। परसेंटेज में निकालते हैं चलो, है ना, परसेंटेज। तो ये 8 से 8 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, है ना,
और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आएगा 314√3 डिवाइडेड बाई 16%, और ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 32 से 34% के बीच में आता है, ठीक है। सो दिस इज द लीस्ट पैक्ड, ये इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, 32 से 34 के बीच में आ रही होती है, कैलकुलेट करके देख लेना। दिस इज द लीस्ट पैक्ड क्रिस्टल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आप लोग इतना पढ़ाने के बाद गलत मत कर दीजिएगा कि कोई बीसीसी लिख के चला है कि ये लीस्ट क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है। लीस्ट पैक स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। तो भाइयों धन्यवाद, आप लोगों ने देखा वीडियो, ठीक है। और आई होप सबको ये पैकिंग इफिशियंसी वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। डायमंड का भी केस मैंने बता दिया, रिसेंट में जो सवाल पूछे गए थे वो भी आपको करके दिखा दिया। तो अब अगला सवाल क्या होगा, अगला सवाल इसी तरीके का होगा, कुछ अलग से थोड़ी ना वो लाके दे देगा। तो प्लीज इसको ध्यान से देखिए वीडियो, अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया दोबारा रिपीट करके देखिए, है ना। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनका प्रैक्टिस कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को इसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ उनके साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। और टेलीग्राम पे जाके आप ये पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक और कंसेप्ट के साथ, एक और मजेदार कंसेप्ट के साथ, उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से खाइए पीजिए, पढ़ाई कीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।